हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। और ये जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स है ये आपकी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं। क्योंकि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का जो 10th यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन, उससे काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पीवाईक्यूज में। सो वी विल बी ऑल्सो कवरिंग दिस टॉपिक इन डिटेल, राइट। सो हम लोग डिफरेंट स्कीम्स ट्राई करेंगे इस वीडियो में कवर करने का डिटेल में, सो दैट आपको बेसिक आइडिया हो जाए स्कीम्स के बारे में, and then you will be able to answer the questions correctly. So now let's start with the first question for this video, right? So the first question is, which of the following innovative research projects are supported by STRIDE? So these are your options, and the correct answer है that is your option number 4th, that is all of the above. So how, let's discuss in detail. So see, firstly you should know about the scheme. So जो STRIDE scheme है that stands for Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy. और इसका लॉन्च ईयर कौन सा था? इसका लॉन्च ईयर था 2019। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज डायरेक्टली कभी कभी स्कीम्स के एब्रीविएशन से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एंड ऑल्सो उनका लॉन्च ईयर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्कीम थी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अप्रूव करी थी। एक नया इनिशिएटिव था टू प्रमोट क्वालिटी रिसर्च बाय स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स इनोवेटिव कल्चर बिकॉज इट अपहेल्ड द ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, ठीक है, स्पेशली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो अगर हम एम की बात करें प्रिसाइजली इस स्कीम के, सो बेसिकली इट्स एम इज़ टू आइडेंटिफाई यंग टैलेंट एंड रिसर्च कल्चर को स्ट्रेंथन करा जाए, एंड जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड ह्यूमन साइंसेज, इनको सपोर्ट किया जाए। ऑल्सो इस स्कीम का स्पेसिफिक फोकस रहेगा हाई इम्पैक्ट रिसर्च में इन द थ्रस्ट एरियाज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड ह्यूमन साइंसेज इंक्लूडिंग आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम। और अगर इस स्कीम की बात करी जाए सो बेसिकली STRIDE सपोर्ट्स इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब वो कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे? दे विल बी सोशली रेलिवेंट एंड ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो लोकली नीड बेस्ड हो, नेशनली इंपॉर्टेंट हो और ग्लोबली सिग्निफिकेंट हो, ग्लोबल एरिया में काफ़ी उनका सिग्निफिकेंस रहे, ठीक है। So yes, this is all about the STRIDE scheme. Right, now let's move towards the next initiative. So the next question is, which of the following facts about Samagra Shiksha program is not true? So you have the following options, and the correct answer is option number 3, that is its tenure is from 2021 to 2023. So ये जो tenure का period दे रखा है that is not correct. So let's discuss about Samagra Shiksha program. जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ एन ओवर आर्किंग स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल प्लस 12th। एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका टेन्योर जो है वो 2021 से 2026 है। एंड बेसिकली इसका एम है कि ये इम्प्रूव करेगा स्कूल एजुकेशन को इन अ होलिस्टिक मैनर फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th, राइट। और इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी प्रमोट करना स्कूल एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंड इसके अलावा ये इनिशिएटिव स्टेट्स को सपोर्ट करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009. So yes, this is all about this initiative. Let's move towards the next question. So the next question is match of the following. So you have the following options and the correct answer is option number 1st. So now let's discuss in detail. So the सर्व शिक्षा अभियान जो है बेसिकली उसका जो एम है दैट इज टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। सो यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हर बच्चे के पास एक्सेस हो एजुकेशन का एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। 100% GER हो जाए, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए ना। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज पर द स्टैंडर्ड्स गिवन इन द RTE एक्ट ऑफ 2009, ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो बेसिकली इसका एम है कि ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा, इन्हांस करेगा इन द सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें मेंशन नहीं है, पर इसके अलावा देयर इज ऑल्सो वन अभियान दैट इज रिलेटेड टू दिस फील्ड ओनली, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो वो जो है रूसा दैट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो सो वो आप याद रखिएगा इन स्कीम्स का सेग्रीगेशन, ठीक है। So coming back to राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, so basically it promotes access to secondary education
अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, मेकिंग कन्फर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, ठीक है, और जेंडर बायस को रिमूव करना, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर्स को रिमूव करना, राइट. देन द नेक्स्ट इज स्कीम ऑन टीचर्स एजुकेशन. सो बेसिकली इस स्कीम का एम ये है कि वो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है, टीचर्स के लिए. ऑल्सो बिफोर द एंट्री ऑफ टीचर्स, प्री एंट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, ठीक है. सो येस, दिस इज अबाउट दीज स्कीम्स. ऑल्सो वन थिंग इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू टेल यू कि ये तीनों जो स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन, ये तीनों किसका पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ योर समग्र शिक्षा अभियान, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था. सो ये याद रखिएगा कि इस तीनों स्कीम्स जो हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था दैट समग्र शिक्षा अभियान इज एन ओवर आर्किंग स्कीम. सो वो ओवर आर्किंग स्कीम इसीलिए है क्योंकि ये तीनों स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन कम्स अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, राइट. So yes, this is all about this question. Let's move towards the next question. So the next question is in the form of statements. So you have giving two statements, ठीक है. आपको इन statements में से correct answer choose करना है. Now these are your options, and the correct answer for this question is option number 2. That is both the statements are false. How? Let's discuss in detail. So देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं about this New India Literacy Program, ठीक है. सो सी बेसिकली ये जो NILP है, दैट इज़ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है. एक ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और आपके स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. सेकंड, इसका टेन्योर की बात करी गई है. सो जिसका टेन्योर है दैट इज़ फ्रॉम 2022 टू 2027, और आपके स्टेटमेंट में दे रखा है क्वेश्चन में 2022 टू 2025, विच इज़ रॉन्ग, राइट. देन अगर इसकी टारगेट की बात करी जाए, सो बेसिकली इसका जो टारगेट है दैट इज़ नॉन लिटरेट पीपल ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है. और ये स्कीम जो है वो ज़्यादा फोकस करती है ऑन फीमेल्स एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स को. फर्दर ये जो स्कीम्स है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें आपके एग्जांपल आ गए फाइनेंशियल, डिजिटल, लीगल लिटरेसी, हेल्थ केयर अवेयरनेस फैलाना, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज बेसिक एजुकेशन. सो बेसिक एजुकेशन में आपका आ जाएगा प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है. देन द थर्ड इज योर वोकेशनल स्किल्स फॉर न्यू लिटरेट्स टू ऑब्टेन लोकल एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए लोकल लेवल पे ही सही. देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सो एक होलिस्टिक एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज को फ्रेम करना, एंड फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेल्प ग्रुप्स एंड वॉलेंट्री एंड यूजर ग्रुप्स को, बिकॉज ये जो स्कीम है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म, ठीक है. सो जो लर्नर्स होंगे उनको इंकरेज करा जाएगा कि वो एक्सेस पाएँ कंटेंट का ऑन इन लोकल लैंग्वेजेस, ऑल्सो इन ऑनलाइन मोड थ्रू दीक्षा प्लेटफॉर्म इन NCERT. So yes, this is about this scheme. Let's move towards the next question. So the next question is which of the following options are benefits of the Institute of Eminence scheme? So ये आपके कुछ points दे रखे. Now you have to select the correct answer from the options given below, right? And these are your options. और जो correct answer है that is your option number first, that is A, B, C and D. ठीक है. How? Let's discuss about Institute of Eminence in detail. So firstly, जो Institute of Eminence है, ये जो basically setup किया गया था, it was established in 2017. इसका mainly आपको year पता होना चाहिए. So basically Institute of Eminence का aim ये था that it will enable 10 institutions each from the public and private category कि they will have world class academic and research facilities, और उनको fund grant करे जाएंगे, and they will be granted the status of Institute of Eminence, ठीक है. इनके पास ऑटोनॉमी, अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिलेगा, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? उनके बेनिफिट्स ये होंगे दैट उनके पास ऑटोनॉमी होगी इन एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली कि इनको फंडिंग दी जाएगी अप टू 1000 करोड़ रुपीज़ टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, and they will be allowed to set up campuses abroad after receiving NOC from Ministry of External Affairs, and इनको परमिट भी दिया जाएगा कि वो स्टार्ट कर सकते हैं न्यू ऑफ कैंपस सेंटर्स, ठीक है. सो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि एज ऑफ 2023 कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनको ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, राइट. सो वो एक लिस्ट एक बार देख लेते हैं. सो अगर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए, सो दीज आर एज फॉलोज. योर फर्स्ट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन द सेकेंड इज़ योर IISc बेंगलुरु, देन द थर्ड इज़ IIT बॉम्बे, फोर्थ इज़ IIT दिल्ली, IIT Kharagpur, IIT Madras and IIT Madras,
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए, सो दिस इज़ योर बिट्स पिलानी, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा एंड शिव नादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जिनको ये स्टेटस दिया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस का, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is assertion and reason. So you are provided with the assertion and the reason. Now you have to choose the correct answer from the following options. So now you have the following options, and the correct answer is option number A, which is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. So let's discuss about PME Vidya. So basically it is a comprehensive scheme जो launch करी गई थी on May 30, 2020 में। सो बेसिकली ये जो स्कीम है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज PME विद्या। इसको लॉन्च किया गया था ताकि जितना भी एफर्ट्स रिलेटेड है डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स पे उन सबको यूनिफाई किया जाए टू इनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। नाउ फर्दर इट इज़ बाउंड टू बेनिफिट मोर देन 25 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, एंड स्पेशल ई कंटेंट भी प्रोवाइड करा जाएगा विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके अलावा एक्सटेंसिव यूज़ किया जाएगा ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE पॉडकास्ट, दैट इज़ शिक्षा वाणी। एंड इसके अलावा स्वयं के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन मूक्स फॉर्मेट उनको भी प्रेजेंट करा जाएगा स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर में, राइट। सो दैट वाज अबाउट PME विद्या। So before starting with the questions, I would like to inform you guys that we have recently launched our paper 1 e-books, ठीक है। So because कम टाइम है आपके लिए, तो आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक की ज़रूरत है, एक गाइड बुक की ज़रूरत है जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएं सारे यूनिट्स के अलॉन्ग विद द PYQs। सो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। इसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट्स हैं आपके एग्जाम के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट रिवीजन नोट्स रहेंगे, सारे यूनिट्स कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 to यूनिट 10th, वेदर इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यू टेक इट एज मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। अलॉन्ग विद दैट हमने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा है नोट्स में। ऑल्सो मेजर टॉपिक्स जितने हैं सारे ही कवर करे हैं, जितने भी न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं वो भी हम लोगों ने इसमें कवर करा है। और वी हैव यूज विजुअल एड्स, हमने चार्ट्स की मदद ली है, वी हैव यूज पिक्चर्स सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े उन टॉपिक्स को लेके। एंड ऑल्सो जो भी मटेरियल आपको इस ई बुक में दिया जाएगा दैट इज फुल्ली अपडेटेड टिल जून 2023 एग्जामिनेशन। सो इसके अलावा जो ई बुक है उसमें PYQ साथ में हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो PYQs है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ना ही हमने सिर्फ ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं, बट ऑल्सो हमने यूनिट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं, तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक मिलेगी। सो येस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So now yes, let's start with the question. So the next question is in the form of a statement. So these are your two statements. Now you have to identify which among the following statements are correct. So this is your options, and the correct answer is option number 2, that is both the statements are false. Why? Now let's discuss in detail. राइट। सो सबसे पहले अगर आप बात करें इक्विप स्कीम की, सो उसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ठीक है। इसका बेसिकली एम ये था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा इंडियाज़ के हायर एजुकेशन सिस्टम में, कैसे, बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस, ठीक है, इन द सेक्टर ओवर 5 years 2019 to 2024। और आपके जो क्वेश्चन में ईयर्स दे रखे थे दैट वाज 8 years 2019 to 27, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये 5 years के लिए है, दैट इज़ 2019 to 2024। एंड इसके अलावा स्टेटमेंट दी गई थी कि जो कोर्सेज होंगे क्विप में वो ऑनलाइन मोड में ही डिलीवर करे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ फॉर एक्सपेंडिंग एक्सेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स इनहांस एक्सेस टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़ लाइक SC and ST बाय सेटिंग अप समरास हॉस्टल्स, ठीक है। एंड इसके अलावा एक्सपेंड एक्सेस टू केटर जियोग्राफिकली अनडिजर्व्ड एरियाज, तो एम्प्लॉयबिलिटी भी दी जाएगी थ्रू वोकेशनलाइजेशन, ठीक है। एक्सेस दिया जाएगा हायर एजुकेशन का बाय मूक्स प्लेटफॉर्म। इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। हाउ बाय अपग्रेडिंग, यू कैन सी बाय अपग्रेडिंग द ICT स्ट्रक्चर ऑफ IGNOU और बाय यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। इसके अलावा इन्हांस किया जाएगा ओवरऑल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Let's move towards the next question. So the next question is, which of the following key ministers is not involved in the scheme of higher education in apprenticeship and skills, that is Shreyas scheme? So you have the following options, and the correct answer is option number 3, that is Ministry of Women's Welfare, right? How? Let's discuss in detail about this scheme.
सो सबसे पहले जो श्रेयस स्कीम है दैट वाज लॉन्च इन 2019, ठीक है। इसका एम ये है कि ये प्रोवाइड करेगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेजुएट्स जो एग्जिट कर रहे हैं 2019 में अप्रैल में, ठीक है, बाय वाया द NAPS दैट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, ठीक है। जो की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इस स्कीम में, दीज आर योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप and Ministry of Labor and Employment. So Ministry of Women's Welfare is not the key ministry involved in this scheme, right? Let's move towards the next question. So the next question is, upon the implementation of Pradhan Mantri Innovation Learning Program (DRUV) in October 2019, which of the following were covered? So you have the following options. Now you have to select the correct code from the options given below. And the correct answer is option number A, which is option number first, which is C and D. How? Let's discuss about this ध्रुव scheme in detail. So सबसे पहले it is प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, ठीक है। इसका एम क्या था? इस स्कीम का बेसिकली एम ये है कि ये आइडेंटिफाई करेगा और इंकरेज करेगा टैलेंटेड बच्चों को जिनके पास स्किल्स एंड नॉलेज है, तो उनकी स्किल्स एंड नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस और इनरिच करने के लिए, ठीक है। जिसका फर्स्ट बैच था वो स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2019 में इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री। सो जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन है दे विल बी मेंटर्ड एंड नर्चर्ड बाय रिनाउंड एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो भी उनकी फील्ड है डिफरेंट एरियाज पे, ठीक है, सो दैट वो अपनी फुल पोटेंशियल को रीच कर पाए। एंड इसके लिए टू बिगिन विद 2 एरियाज चूज करे गए थे, दैट वाज साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। सो साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स वर चूज, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट C and D. लिबरल आर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इट वॉज नॉट chosen for in the beginning areas. So let's move towards the next question. So the next question is given below are 2 statements, assertion and reason के format में question है. Now you have to choose the correct answer for the options given below. And the correct answer for this question is option number first, that both the AR assertion is true and the reason is also the true. सो चलिए इस इनिशिएटिव को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी जो है उसे 2019 में लॉन्च करा गया था। इसका एम ये था दैट इट विल ब्रिंग अबाउट बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपके एजुकेशनल पेडागॉगी फेज में। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कि ये जो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि लर्नर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहे, ठीक है। इट विल अलाउड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जैसे कि बिटवीन गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनीज होती हैं इंडिया में, एडटेक कंपनीज, ठीक है। एंड इसके अलावा एडटेक कंपनीज को इन्वाइट करा जाएगा कि वो लोग अपना प्रोडक्ट को शोकेस करें और नेशनल पोर्टल डेवलप फॉर द लर्नर्स, राइट। सो हेंस दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट question. So the next question is related to your initiative, that is Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh. So the transfers from the Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh fund have been made to which of the following schemes? Okay. So now you have to choose the correct answer, and the correct answer for this question is option number third, that is both first and second, which is Kendriya Vidyalaya Sangathan and Sarv Shiksha Abhiyan. So let's discuss this in detail. So जो माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष है दैट एम्स टू क्रिएट फंड जो सपोर्ट करेगा स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया था बाय यूनियन कैबिनेट इन 2017 एज अ नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड इन 2023 ट्रांसफर करे गए थे फंड्स फ्रॉम दिस स्कीम टू सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एंड PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो इन स्कीम्स में इसका जो फंड है उनको ट्रांसफ़र करा गया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, which of the following statements for the scheme for promotion of academic and research collaboration, that is SPARC, is not true? ठीक है, तो SPARC इनिशिएटिव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? So you have the following options, and the correct answer is option number fourth, that is it aims to solve problems of national or international relevance all by itself with complete autonomy. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्कीम इन डिटेल. सो सबसे पहले जो स्कीम है स्पार्क, इसको लॉन्च करा गया था अक्टूबर 2018 में, ठीक है. इसका एम क्या है? इसका एम ये है दैट इट विल इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. कैसे? बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस. किस में? बाय इंडियन एंड अदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. और इसीलिए 28 नेशंस को सिलेक्ट करा गया है दैट विल जॉइंटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेलिवेंस.
सो जो करेक्ट नहीं था दैट वाज स्टेटमेंट 4 दैट इट एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेलिवेंस ऑल बाय इटसेल्फ विद कंप्लीट ऑटोनॉमी because it seeks to solve the problems of national and international relevance not by itself but by jointly collaborating with other higher educational institutions in the world. So yes, this was all about this scheme. Let's move towards the next question. So the next question is related to the scheme Impress. So basically the question is, which of the following is not an identified domain under Impress? So you have the following options related to this initiative, and the correct answer is option number 3, that is women and child welfare. So let's discuss about this in detail. So सबसे पहले इम्प्रेस जो स्कीम है उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज. इसको लॉन्च करा गया था अगस्त 2018 में. ठीक है, तो इसका एम क्या है? बेसिकली इसका एम ये है कि ये इंकरेज करेगा सोशल साइंस की फील्ड में रिसर्च को. ठीक है, ऐसी रिसर्चेस को जो पॉलिसी रेलिवेंट होंगी, ऐसी रिसर्चेस को जो पॉलिसी रेलिवेंट एरिया से होंगी, सो दैट हमें वाइटल इनपुट्स मिल पाएँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड इवैल्यूएशन में. इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज़ ICSSR. एंड जो डोमेन्स इसके अंदर आइडेंटिफाई करे गए हैं दीज आर एज फॉलोज, दैट इज स्टेट एंड डेमोक्रेसी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, employment skills and rural transformation, governance, innovation and public policy, growth, macro trade and economic policies, social media and technology, agricultural and rural development. However, women and children welfare is not a domain under the initiative Impress, right? So let's move towards the next question. So the next question is, which of the following states have been covered under the STARS project? ठीक है, so now you have the following options. And the correct answer for this question is your option number 3, that is Madhya Pradesh, which have been covered. इसमें ये पूछा गया कौन सा covered है. So now let's move towards the explanation. So ये जो initiative है STARS, that is Strengthening Teaching, Learning and Results for States, इसको लॉन्च करा गया था अक्टूबर 2020 में. इसका एम क्या है? इसका एम ये है दैट इट सीक्स टू इम्प्रूव जो ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ है आपके इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में. इसका जो टेन्योर है वो 2024 से 2025 है. एंड एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, और इसको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिला है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इन टर्म्स ऑफ फंडिंग दैट अमाउंट्स टू $500 मिलियन. अब ये 6 स्टेट्स को कवर करती है एज ऑफ नाउ. और वो कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं? दीज आर योर हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश को एज ऑफ नाउ इट डज नॉट कवर. So yes, this is all about for today's session. So I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.